हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी वन और वन्य जीव संसाधन। ठीक है, ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है और ये क्लास 10th है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो हम सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इनकम्पासेस द डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल विद इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको जितने भी डाइवर्स प्लांट और एनिमल मिलते हैं, ठीक है, तो वो पार्ट बन जाता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, प्रोवाइडिंग एसेंशियल इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल बेनिफिट। तो जिससे हम कुछ इकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है, क्योंकि बेसिकली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इधर इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन, फूड वेब, ओके। और इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है बिकॉज वी ऑब्टेन सर्टेन थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट विच वी कैन सेल एंड ऑब्टेन earn some profit। एंड सोशल बेनिफिट होता है बिकॉज सम ऑफ द ट्रीज आर सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है, उनका थोड़ा सा कल्चरल सिग्निफिकेंस भी होता है। अब अगर हम बात करें देयर रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी विच मीन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हमारे अर्थ पर है, उस चीज़ को अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग क्लाइमेट, बेसिकली जहाँ पर फॉरेस्टेड एरिया होता है वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वहाँ का, और जहाँ पर आपको फॉरेस्ट नहीं मिलेगा वहाँ के क्लाइमेट में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, इवन द टेम्परेचर वेरी। ठीक है, अब प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड फॉर मैनी, बिकॉज जब फॉरेस्ट होता है तो इन दैट केस हम जो वहाँ पे रहने वाले जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो स्पेसिफिकली फॉरेस्ट से मिलने वाले कुछ चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करके और वो अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम दे कलेक्ट हनी फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड उसको फिर बाद में वो सेल कर देते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो वाइटल फॉर कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग विद मैनी कम्युनिटीज होल्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेक्रेट। तो बहुत से लोग इनको पवित्र मानते हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री में भी कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब लोगों ने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि एस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो बायोडाइवर्सिटी पहले क्या होती है, ठीक है, या फिर बायोडाइवर्सिटी हमारे इंडिया में कितनी अवेलेबल है। तो फॉरेस्ट आर हेवन फॉर द वास्ट एरे ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। बेसिकली ये जन्नत की तरह, फॉरेस्ट जो होता है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए जन्नत की तरह होता है, बिकॉज यहाँ पर आपको वास्ट एरे ऑफ प्लांट एंड एनिमल की स्पीशीज मिल जाएगी जो आपको फर्दर जो जैसे जो दूसरे एरियाज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट की अगर हम बात करें वहाँ पर आपको इतनी नहीं देखने के लिए मिलेगी। ऑल्दो वहाँ पर भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको मिलेगी बट उतनी नहीं होगी जितनी आपको फॉरेस्ट में देखने के लिए मिल जाती है। कंट्रीब्यूटिंग टू द प्लांट ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी, तो ये प्लांट जो प्लेनेट है बेसिकली उसकी ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखने में हेल्पफुल होता है। इंडिया फॉर एग्जाम्पल इज होम ऑफ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा इज बेसिकली प्लांट स्पीशीज, वनस्पति जिसे हम कह सकते हैं, और फाउना इज योर एनिमल स्पीशीज। ठीक है, तो इंडिया में अगर आप 81,000 आपको एनिमल स्पीशीज मिल जाएंगी। ये एवरेज में है और ये एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है कभी भी, जैसे ज्योग्राफी में अवेलेबल होता है तो एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है, बट जो है हम उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, और 47,000 आपको प्लांट स्पीशीज इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगी। और ऐसा भी होता रहता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, या फिर आपके ज्योग्राफिस्ट होते हैं, बॉटनिस्ट होते हैं, या जो भी अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, वो नई नई स्पीशीज को और डिस्कवर करते रहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इकोसिस्टम सर्विस की, ठीक है, तो फॉरेस्ट प्रोवाइड एसेंशियल इकोसिस्टम सर्विस। तो इकोसिस्टम में पहले क्या क्या आ जाता है, इकोसिस्टम कंसिस्ट लिविंग थिंग्स when they interact with the living and non living things both। ठीक है, तो वो आपको इकोसिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग इज अ लिविंग थिंग और वो अपने आसपास के लिविंग थिंग, फॉर एग्जांपल एनिमल से, प्लांट से इंटरेक्ट करता है, एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग से भी इंटरेक्ट करता है। तो वो सब जब कंबाइन हो जाते हैं, उनका इंटरेक्शन कंबाइन हो जाता है, तो वो आपका इकोसिस्टम बन जाता है। अब अगर हम बात करें इकोसिस्टम सर्विसेज की, तो क्लाइमेट रेगुलेशन में हेल्पफुल, क्लाइमेट रेगुलेशन में तो फॉरेस्ट अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्लोबल वार्मिंग गैस। ठीक है, तो जो कि फॉरेस्ट होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेते हैं, ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बिकॉज दे नीड द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, है ना, एंड हेल्पिंग टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ठीक है, उसको मिटिगेट करने में हेल्पफुल होते हैं। बेसिकली क्लाइमेट चेंज जो होता है वो कम हो,
कम से कम हो, इस चीज़ को मिटिगेशन में हेल्पफुल होते हैं। मिटिगेशन बेसिकली होता है किसी चीज़ को पहले से होने से रोकना, ठीक है। और अडेप्टेशन होता है कि वो चीज़ हो गई है और हम उसके बाद उस चीज़ के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम बात करते हैं फ्लडिंग, तो फ्लड आ रहा है अगर कहीं पे, तो पहले ही हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिजिलियंट बनाएं, है ना, वहाँ पे फ्लड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो फ्लड वहाँ पे ऑलरेडी एक तरह से कंट्रोल्ड वे में मतलब नहीं आएगी, या फिर अगर आएगी तो इतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग उसके इम्प्लीकेशंस नहीं होंगे। बट अडेप्टेशन क्या होता है कि फ्लड ऑलरेडी आ चुकी है और जो भी उसने डिवास्टेशन या जो भी उसने प्रॉब्लम क्रिएट की है, उसके बाद हम उसको अडेप्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। नाउ अगर हम बात करें वाटर कंजर्वेशन की, टू रेगुलेट वाटर साइकिल, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेंटेन वाटर क्वालिटी, तो इसमें भी इकोसिस्टम जो होता है, फॉरेस्ट जो होता है बेसिकली आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एक तरह से रोल को प्ले करता है। अब जैसे वाटर की कंजर्वेशन में कैसे करता है कि वाटर साइकिल जो होता है वो रेगुलेट हो देता है और जो सॉइल इरोजन है उससे भी प्रिवेंट करता है, बिकॉज जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं वो बेसिकली अपने नीचे की जो सॉइल होती है उसको एक तरह से अपने क्लॉज में एक तरह से पकड़ कर रखते हैं, तो इससे सॉइल इरोजन जो है वो प्रिवेंट होता है, नहीं हो पाता है। एंड मेंटेन वाटर जो क्वालिटी होता है, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो प्लांट होते हैं वो वाटर की क्वांटिटी को मेंटेन रखने में हेल्पफुल होते हैं। और इवन जैसे ट्रीज जो हैं वो शेड प्रोवाइड करते हैं, तो बेसिकली जब शेड होता है, शेडो होती है ट्रीज की, तो उस वजह से क्या होता है कि नीचे क्योंकि जो लैंड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द सन नहीं आता है, तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर जो एक तरह से ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन है वो थोड़ा सा कर्व होता है, थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में होता है, ठीक है। फिर सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन रखता है और सॉइल की हेल्थ एंड फर्टिलिटी को बेसिकली मेंटेन रखने में हेल्पफुल होता है क्या, फॉरेस्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्यों जरूरी है, तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर हम इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना चाहते हैं, अगर बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं, तो वी नीड फॉरेस्ट एज वेल एज वाइल्ड लाइफ, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ होती है वो फॉरेस्ट पर डिपेंड करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अबोरिजिनल सम ऑफ द स्पीशीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मंकीज जो सिर्फ ट्रीज पे रह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है, हेल्पफुल है कि वो ट्रीज नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे, तो बेसिकली वो कहाँ पे रहेंगे। और जो वाइल्ड लाइफ होती है वो फॉरेस्ट का कैसे हेल्प करती है कि जैसे वो बहुत सारे फ्रूट्स को चीज़ों को खाते हैं एंड देन फिर उसके सीड्स को डिस्पर्स कर देते हैं, अलग अलग जगह जाके उसको डिस्पर्स कर देते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को मेंटेन रखने में हेल्पफुल होते हैं। दे मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, कंट्रोल क्लाइमेट, प्रिवेंट सॉइल और इरोजन एंड सपोर्ट लाइवलीहुड। तो वही वाली बात है कि फॉरेस्ट कैसे हेल्पफुल है, तो बेसिकली ये आपके बायोडाइवर्सिटी को मतलब एक तरह से कंट्रोल्ड वे में क्लाइमेट रखते हैं, बायोडाइवर्सिटी को एनहेंस करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, एज वेल एज सपोर्ट करते हैं लाइवलीहुड को, ठीक है। अब फ्लोरा एंड फ्लोरा आर इंटरनल टू कल्चरल, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल वेलबींग। तो अगर किसी जगह की आपको इन चीज़ों को मेंटेन रखना है तो इसमें भी फॉरेस्ट जो होती हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, इसमें मैंने बहुत सारी पिक्चर्स को इनकलकेट किया है सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओके। तो पहले हम बात करते हैं नॉर्मल स्पीशीज, जिनकी आपकी पॉपुलेशन आपको वाइल्ड में इवन जो मतलब बहुत अच्छी खासी मिल जाती है, अबंडेंट है, अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, आपका कैटल हो गया, साल ट्री हो गया, पाइन ट्री हो गया, इसकी जो आपको पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, तो ये नॉर्मल स्पीशीज में काउंट होती है। एंड ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ यही है, देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स, बट मैंने इसमें से 2 या 3 या 4 कुछ मेंशन किए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम बात करें एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो ये वो स्पीशीज होती हैं जो फेसिंग करती हैं एक्सटिंक्शन को, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम बची है और मे बी इन फ्यूचर दे कैन बी एक्सटिंक्ट। अब इसमें एग्जांपल लें ब्लैक बग, ठीक है, तो ब्लैक बग जो होता है ये इट इज़ अ एंटीलोप, मतलब ये जो इसके हॉर्न्स हैं इसको ये शेड नहीं करता है, बेसिकली ये इसके परमानेंट हॉर्न्स होते हैं। एंड दिस इज वाइल्ड या एशियाटिक बफेलो बोला जाता है, ये भी आपकी एंडेंजर्ड स्पीशीज में आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे राइनो हो गया, तो राइनो तो खैर वल्नरेबल में है, ठीक है, राइनो आपका वल्नरेबल स्पीशीज में आता है। और अगर जैसे टाइगर हो गया तो ये आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाएगा, ठीक है। एंड अब अगर हम बात करें वल्नरेबल स्पीशीज, तो वल्नरेबल स्पीशीज जो होती है इनकी पॉपुलेशन उतनी कम नहीं है जितनी एंडेंजर्ड स्पीशीज की है, बट दे कैन बिकम एंडेंजर इन फ्यूचर,
ओके, मतलब इनकी भी पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत कम होती जा रही है। अब अगर हम जैसे बात करते हैं, जैसे एशियाटिक चीता की अगर हम बात करें, तो इसको मैंने अभी यहाँ पे ले रखा है। इसके दो रीज़न है। देखो, वैसे तो ये इंडिया में से एक्सटिंक्ट हो रखा है, ठीक है। इंडिया में से जो एशियाटिक चीता है, इवन एशियाटिक चीता आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसा जितना नहीं मिलेगा कहीं पे, कोई एक, ठीक है। और जैसे आपको कुछ पॉपुलेशन इसकी आपको ईरान में मिल जाएगी एशियाटिक चीता की, और वो वहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर है, मतलब एक समझ लो कि एंडेंजर से भी वन लेवल ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जो हमने इंडिया ने इंपोर्ट किए हैं फ्रॉम 2 कंट्रीज, तो जैसे आपका नामीबिया और आपका साउथ अफ्रीका से, तो वो जो चीताज है, यानी वो अफ्रीकन चीताज है, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो वल्नरेबल है। सो दैट इज वाई मैंने यहाँ पर इसको लिया है, ठीक है। और ये चीता जो होता है, इसको डिफरेंशिएट करना आपको सीखना चाहिए। चीता और लेपर्ड अलग अलग चीजें हैं। लेपर्ड जो होता है वो इस तरीके से थोड़ा सा हेल्दी होता है, लेकिन चीता इज आप खुद सोच सकते हो कि वो फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ है। तो इस वजह से क्या है कि जो चीता होता है वो थोड़ा सिलेंड्रिकल होता है, मतलब थोड़ा पतला होता है, और ये थोड़ा इसकी जो लेग्स होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं। इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे। अब अगर हम बात करें, दिस इज क्लाउडेड लेपर्ड एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम आपका जो नॉर्मल लेपर्ड होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, एक ब्लू शीप भी हो गया, दिस इज ऑल्सो वल्नरेबल स्पीशीज, ठीक है। अब अगर हम बात करें, एक और हमारे इंडिया में लेपर्ड पाया जाता है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन सा लेपर्ड जो इंडिया में पाया जाता है। एक तो हमारा नॉर्मली जो लेपर्ड हो गया, दूसरा आपका क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, एंड थर्ड वन जो आपको पाया जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। अब अगर हम बात करें रेयर स्पीशीज, तो रेयर स्पीशीज जो होती है, जो फ्यू इन नंबर है, मे बिकम एंडेंजर। तो ये भी ऐसी स्पीशीज में आप बात कर सकते हो, जो मतलब आपको समझना है कि जो रेयर स्पीशीज होती है, दैट कैन बी वल्नरेबल, दैट कैन बी एंडेंजर, एंड दैट कैन बी क्रिटिकली एंडेंजर, मतलब लेकिन इन तीनों को ही हम कह सकते हैं वो आपकी रेयर स्पीशीज में आ जाएगा, ठीक है। तो रेयर स्पीशीज मतलब एक वास्ट टर्म है ये, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे हिमालयन ब्राउन बियर जो होता है वो इसके अंदर आपका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। अब एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है? ये वो स्पीशीज होती हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया में ही पाई जाती हैं। जैसे अंडमान टील की अगर हम बात करें, दिस इज अ टाइप ऑफ डक, तो ये आपको अंडमान निकोबार में मिल जाएगी। अब ऐसे ही नीलगिरी ताहर की या नीला कुरिंजी, ये फ्लावर होती हैं जो आपको नीलगिरी माउंटेन जो हैं साउथ सदर्न इंडिया में, और नीलगिरी माउंटेन्स भी आपको नीलगिरी ताहर मिलता है। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर एंड काफ़ी ब्यूटीफुल सा ये एनिमल है। ये दोनों ही आपको सदर्न इंडिया में नीलगिरी माउंटेन्स पे ही मिलेंगे, तो ये वहाँ के एंडेमिक है। ऐसे ही आप अदर भी एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे अगर हम बात करें, शंघाई डियर होता है, जिसे हम डांसिंग डियर भी बोलते हैं, वो आपको मणिपुर में देखने के लिए मिल जाएगा, तो वो भी वहाँ का एंडेमिक है, ठीक है। ऐसे ही और फर्दर भी हो सकते हैं। कश्मीरी स्टैग हो गया, ठीक है, वो भी आपका पर्टिकुलर एक तरह से एंडेमिक स्पीशीज में आता है। फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या हो जाता है? ये वो स्पीशीज हैं जो पहले अवेलेबल थी, बट अभी ये जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसमें आप एक क्लासिक एग्जांपल ले सकते हो डोडो का। डोडो जो होता है, पहले माना जाता है कि ये थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एज वेल एज जो आपका मैमथ होते हैं, ये एलिफेंट की तरह होते हैं, बट इनका जो टस्क होता है ये काफ़ी बड़ा होता है। तो ये आपको, और इनका साइज भी जो है, और जो नॉर्मल एलिफेंट होता है उससे 10 टाइम ज़्यादा हो सकता था। तो ये पहले आपको पाए जाते थे अर्थ पर अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एशियाटिक चीता इंडिया में अगर हम बात करें तो वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और लेकिन अगर आप ईरान की बात करेंगे तो थोड़े बहुत आपको पॉपुलेशन वहाँ पे मिल जाएगी, बट स्टिल वो भी क्रिटिकली एंडेंजर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन कम है, और इन फ्यूचर में भी वो भी एक्सटेंट हो जाए, ठीक है। और ये आपको देखिएगा पिंक हेडेड डक, ये भी आपको मिलती थी, लेकिन ये भी एक्सटेंट हो चुकी है। अब अगर हम बात करें कॉजेस ऑफ डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो कॉजेस क्या है इसके डिप्लेशन के? तो पहला अगर हम बात करें डिफॉरेस्टेशन, तो अभी हमने जैसे बात की कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक दूसरे पे इंटरडिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, विच मीन्स हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, तो अगर हम फॉरेस्ट को कट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, माइनिंग, अर्बनाइजेशन और एनी अदर पर्पस, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि इससे आपका फॉरेस्ट तो खत्म होता ही है, एज वेल एज वाइल्ड लाइफ जो उस पर डिपेंड करती है वो भी धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपकी खत्म होने लगती है, ठीक है। तो यानी जो एक तरह से इसे बोलते हैं कि वनों को काटना, वनोन्मूलन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है पोचिंग और हंटिंग, ठीक है। तो पोचिंग हो जाता है इनलीगली, एक तरह से आपको हंट करना एनिमल को, ठीक है। तो हंटिंग या पोचिंग हो गया बेसिकली जानवरों का शिकार करना।
फॉर कमर्शियल यूज और फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो ये दोनों ही केस जो होते हैं इससे वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक पेंगुलिन होता है। पेंगुलिन वो स्केली एनिमल होता है, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं उसकी एक इमेज को इंसर्ट करना भूल गई। तो लेकिन अगर आप देखेंगे, आप सर्च कर सकते हैं फ़ोन पे, तो आप जो पेंगुलिन होता है उसका, इंडियन पेंगुलिन या चाइनीज़ पेंगुलिन, उसका यूज़ होता है ना मेडिसिन में होता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, उसकी हंटिंग काफ़ी ज़्यादा की जाती है। तो वो इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऑल्दो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट के जो आपके जो स्पीशीज होती हैं जो एंडेंजर है, क्रिटिकली एंडेंजर है, उनको एक तरह से आप उनको मार नहीं सकते, बट स्टिल कुछ जगह होती है लीगली मतलब हंटिंग, तो वो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे डैम्स या रोड्स बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाता है, ऑल्दो ये भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बट अगर हम डैम्स को बना रहे हैं, डैम्स के अगर हम बेनिफिट्स देखें तो डैम्स बनाने से वाटर को आप एक तरह से फ्लडिंग को कंट्रोल कर सकते हो, उसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी बनाने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हो। बट जब हम डैम्स को बनाते हैं तो हमने सपोज ये एक रिवर जा रही है और हमने यहाँ पर डैम बना दिया, तो डैम बनाने की वजह से क्या होगा, ये पानी यहाँ पर आके आपका एक तरह से इकट्ठा होने लगता है। तो इस वजह से जो लोग यहाँ पर रहते हैं, इधर एनिमल और द प्लांट और द ह्यूमन बीइंग एज वेल, तो ये सभी क्या होते हैं, यहाँ से उनको डिस्प्लेस करके अदर किसी जगह जाना पड़ता है। तो ये भी एक तरह से क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को डिप्लेशन में हेल्पफुल होते हैं, मतलब बेसिकली डिप्लेट करते हैं, हेल्पफुल कह सकते हैं, नेगेटिव वे में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। फिर रोड्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, तो वो भी एक तरह से आपके फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए डिप्लेशन के कॉजेज होते हैं, ठीक है। अब फॉरेस्ट फायर होती है, जैसे वाइल्ड फायर आप हर साल आप सुनेंगे उत्तराखंड में हो गया, या फिर अगर आपको हिमाचल में भी इवन समटाइम आप सुन सकते हो, सदर्न इंडिया में भी आप देख सकते हो। तो फॉरेस्ट फायर जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, उसकी वजह से भी आपके बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट होते हैं और जो वाइल्ड लाइफ होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। इसका आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया में ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जब वाइल्ड फायर होती है ना, तो ऑस्ट्रेलिया वैसे भी एक ड्राइस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे जब वाइल्ड फायर होती है तो इन दैट केस है ना, वहाँ पे जैसे आपको देखने को मिलेगा जो पाउच्ड एनिमल होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोआलास जो होते हैं, तो जब फॉरेस्ट फायर होती है तो आप उनकी कई बार डेड बॉडीज आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये आपका एग्जांपल आप देख सकते हो इसको कि फॉरेस्ट फायर का किस तरीके से वो नॉट ओनली द फॉरेस्ट बट जो वाइल्ड लाइफ होती है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर ओवर ग्रेजिंग बाय द कैटल। अब देखो ग्रेजिंग का क्या प्रॉब्लम है, तो ग्रेजिंग से क्या होता है ना, बेसिकली जैसे अगर जो कैटल है यानी जो भी आपके जानवर होती हैं जिनको जो घास पे चर रहे हैं, ठीक है, और दूध वगैरह के लिए इंडस्ट्री की यानी मिल्चिंग एनिमल होते हैं, बेसिकली उनको ग्रेजिंग के लिए जो उनके हर्डर्स होते हैं बेसिकली उनको लेके चले जाते हैं फॉरेस्ट में। अब क्या होता है कि फॉरेस्ट में नॉट ओनली वो जो आपकी ग्रास है उसको ही ग्रेज नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पर जो छोटे छोटे सैपलिंग्स होती हैं जो इन फ्यूचर हो सकता है एक प्लांट बन जाए प्रॉपर और एक पूरा ट्री बनने की कैपेबिलिटी रखता है, जब एनिमल ग्रेज करते हैं तो वो उन प्रोबेबिलिटीज को भी अपने मतलब एक तरह से खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ओवर ग्रेजिंग जो होता है वो एक तरह से आप जो सॉइल होती है ना उसको डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द सन मतलब सन के उसमें ले आता है, एक तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट में। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे सैलिनेशन ऑफ द लैंड हो जाता है, मतलब बेसिकली लैंड की सैलिनिटी बढ़ने लगती है। तो ये सारी आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट डिप्लेशन। अब अगर हम कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए क्या क्या कोशिश किया है और जो आपकी फॉरेस्टेड एरिया होता है उनके लिए कंजर्वेशन के लिए क्या क्या मतलब गवर्नमेंट ने कोशिश किया है। तो जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में, दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट विच वाज स्टार्टेड एंड लेटर ऑन प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट डॉल्फिन एंड फर्दर और जो भी हम प्रोजेक्ट आपके स्टार्ट किए गए इंडिया में, जिससे हम क्या करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं हम जो टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ द टाइगर का मतलब ये नहीं है कि हम टाइगर को वहाँ से उसके जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ से निकाल कर हम उसको प्रोटेक्ट करें, नो, बल्कि हम उसके पूरे हैबिटेट जहाँ पर वो रह रहा है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो अब सपोज टाइगर को प्रोटेक्ट करना है तो उसका जो प्रे है उसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगर उसका प्रे नहीं होगा, उसका जो फूड अवेलेबल नहीं होगा, तो हाउ विल द टाइगर सर्वाइव, ठीक है। तो इस वजह से जो फर्दर और भी एनिमल्स होते हैं उनका भी प्रिजर्वेशन होता है।
उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जिससे लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल मिलता है, बट ये हर एनिमल को नहीं मिलता है, क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय गवर्नमेंट। वर्मिन वो एनिमल हो जाते हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं आपकी मतलब जिनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और जो आपकी आपकी क्रॉप्स है, आपकी एग्रीकल्चर है, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके हाउसेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो यू कैन किल दैम, ठीक है। बट फिर भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि जिन एनिमल की पॉपुलेशन बहुत कम है उनको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स होती हैं, ठीक है, और नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, ये एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है, और मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती है। तो जो आपकी पर्टिकुलर एक एरिया होता है, एक जोन होता है, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि वहाँ पर रहने वाले एनिमल, बर्ड्स या जो भी वहाँ पे हैं, इवन वेटलैंड्स भी होते हैं, ठीक है, तो उनको सेव कर सके वो। फिर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, गवर्नमेंट और कम्युनिटी कोलैबोरेशन होता है। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट इस चीज़ में एफर्ट्स लगाती रहेगी और जो कम्युनिटी है उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेगी, ठीक है, और तो उस केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि एक अच्छा बैलेंस आपको नहीं देखने के लिए मिल सकता, क्योंकि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इज मस्ट, ठीक है। इसमें आप एक पीपल तरी या पीपली गांव का एक एग्जांपल ले सकते हैं। राजस्थान में एक गांव पड़ता है, वहाँ पर क्या हुआ था कि मतलब राजस्थान है, ऑब्वियस है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जनरली आपको थोड़ा ड्राई एरिया मिलेगा। तो वहाँ पर एक सरपंच है, उन्होंने स्टार्ट किया कि अगर उनके गांव में कोई भी फीमेल बर्थ होती है तो इन दैट केस वो 100 और 101 समथिंग प्लांट अपने गांव में लगाएंगे। और इस वजह से अगर आज हम वहाँ पे देखें तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये भी होता है कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन किस तरीके से हेल्पफुल होता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जब चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो उसमें द लेडी ऑफ द विलेज स्टार्टेड हगिंग द ट्रीज, ठीक है, तो सो दैट कि जब भी कोई पर्सन आए जो कट करने वाले हैं ट्रीज को फॉर द डेवलपमेंट, तो वो उसको हक कर लेते थे, सो दैट कि बेसिकली वो ट्रीज को सेव कर सके। तो ये भी एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। और सेक्रेड ग्रोव बात करें तो सेक्रेड ग्रोव्स वो ट्रीज होती हैं, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन ट्रेडिशन होता है। तो कुछ ट्रीज होते हैं जिनको जो कम्युनिटी होती है वो स्पेसिफिकली प्रिजर्व करने की कोशिश करती है और उनको वो कटने नहीं देते हैं, तो वो आपके सेक्रेड यानी एक तरह से पवित्र हो जाता है, ठीक है, तो ग्रोव्स कहलाते हैं, सेक्रेड ग्रोव्स कहलाते हैं। अब की टर्म्स अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी बेसिकली वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ईदर द प्लांट मीन्स द फ्लोरा और द फाउना एनिमल्स, ठीक है। सो ये दोनों ही आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं बायोडाइवर्सिटी का। एंडेंजर स्पीशीज वो हो जाती है जो स्पीशीज ऑन वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, बेसिकली वो खत्म होने के एकदम कगार पे खड़ी है, ठीक है, और अगर बेसिकली उनको खत्म मतलब अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो इन फ्यूचर वो हो जाएंगे खत्म। फिर एक्सटिंक्ट वो होते हैं जो पहले अवेलेबल थे बट अब वो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की तो इट वाज स्टार्टेड बाय 1970 बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1973, ठीक है, टू प्रिजर्व द टाइगर्स। अब सेक्रेड ग्रोव्स की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज, तो ये आप सेक्रेड ग्रोव्स। अब इसमें है ना कुछ क्वेश्चन है, हम उनको भी आंसर करने की कोशिश करते हैं। अब पहला है नेम वन एक्सटिंक्ट एनिमल फ्रॉम इंडिया, दैट इज एशियाटिक चीता, ठीक है, आई गेस 1950s में ये आपका एक्सटिंक्ट हो गया था इंडिया में से, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अच्छा वैसे ओवरऑल एशियाटिक चीता एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, अगर हम देखें इसकी पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी कहाँ पर, ईरान में अच्छी ठीक ठाक पॉपुलेशन है बट क्रिटिकली एंडेंजर है, मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि बहुत हम उसको ये कह सके कि वो ठीक है भाई कोई बात नहीं इंडिया में नहीं है तो और जगह है, बट बहुत ही कम पॉपुलेशन वहाँ पर आपको अवेलेबल देखने के लिए मिलेगी। अब व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स यानी जो भी जीवित सजीव हैं, ठीक है, फ्लोरा फौना फाउंड ऑन द अर्थ, सो दैट इज आपका बायोडाइवर्सिटी वन, ठीक है। फिर अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कब किया गया था, 1973 में, ये हमें बात हो गई है। और व्हाट इज द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो इसमें क्या होता है, कम्युनिटीज लोकल कम्युनिटीज पार्टिसिपेट करती हैं और आपके फॉरेस्ट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं विद द गवर्नमेंट एफर्ट एज वेल, ठीक है। अब अगर हम बात करें डिफाइन द एंडेंजर स्पीशीज, तो वो स्पीशीज होती है एंडेंजर स्पीशीज जो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, जैसे ब्लैक बक हो गया, अभी हमने इसको आपको पिक्चर भी दिखाई थी। इंडियन राइनो, ऑल्दो इंडियन राइनोज की पॉपुलेशन इंडिया में आपको 70% ऑफ द वर्ल्ड मिल जाएगी। इंडियन राइनो जो वन हॉर्न राइनो होता है और उसकी इंडिया में पॉपुलेशन जो है वल्नरेबल है, बट अगर और अदर फर्दर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के में बात करें तो उसकी पॉपुलेशन ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी।
ठीक है। एशियाटिक एलिफेंट की अगर हम बात करें वो भी आपको एंडेंजर स्पीशीज में मिल जाएगा, टाइगर इवन, ठीक है। मेंशन टू एनी टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। आप इसके अलावा भी सोच सकते हो, मैंने जस्ट आपको आंसर दिया है, बट आप और भी सोच सकते हो क्या क्या हो सकते हैं। तो डिप्लेशन का क्या क्या रीजन हो सकता है? डिफॉरेस्टेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन फॉर द एग्रीकल्चर। बेसिकली हम जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, इलीगल पोचिंग करते हैं, तो वो आपका कहलाएगा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। फिर सीक्रेट ग्रुप्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा है सीक्रेट ग्रुप्स, वो ग्रुप्स होते हैं, वो ट्रीज होते हैं जिसको ट्राइबल कम्युनिटीज जो होती हैं वो उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करती है। तो पैचेस, पैचेस मतलब जो टुकड़े या कोई जगह है पर्टिकुलर फॉरेस्ट में जिनको ट्राइबल कम्युनिटीज जो होती हैं ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं एज देयर नेचुरल हेरिटेज, ठीक है। अब एक्सप्लेन 3 स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंजर्व द फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, अभी मैं बता दी, प्रोजेक्ट डॉल्फिन हो गया, इवन प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल भी आपका इंडिया में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। अब डिफरेंशिएट करना है एंडेंजर एंड वल्नरेबल स्पीशीज में। तो एंडेंजर स्पीशीज क्या होता है? हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, ठीक है। अर्जेंट प्रोटेक्शन नीडेड है, एग्जांपल टाइगर हो गया, ठीक है। टाइगर के अलावा भी अगर आप देखो तो आप लायन को ले सकते हो, ये भी आपका एंडेंजर स्पीशीज में आ जाएगा। वल्नरेबल स्पीशीज में आ जाएगा जिनकी स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन इतनी भी कम नहीं है, मतलब इनसे ठीक है एंडेंजर से, पर ये भी इन फ्यूचर हो सकता है एंडेंजर बन जाए, ठीक है। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या हो गया? 1973 में स्टार्ट किया गया था to protect the Bengal tiger for extinction due to the poaching, habitat loss और human wildlife conflict। इसमें क्या होता है? देखो, अब क्योंकि इंसान जो होता है वो फॉरेस्ट को काटता जा रहा है, ठीक है, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट कर रहा है, इस वजह से क्या होता है जब फॉरेस्ट नहीं होता है तो इनिशियली जो एनिमल होते हैं वो फॉरेस्ट ना होने की केस में जो ह्यूमन हैबिटेट्स होते हैं उनकी तरफ आने लगते हैं। तो अब क्योंकि ह्यूमन की लाइफ भी प्रीशियस है और उनके लव्ड वन जो होते हैं उनकी भी लाइफ प्रीशियस है, तो समटाइम क्या होता है कि वो उनको बचाने के लिए एनिमल को मार देते हैं। और एनिमल जो होता है क्योंकि उसका जहाँ पर वो रह रहा है वो खत्म हो गया है, तो वो भी मजबूर है एक तरह से आने के लिए, मतलब जो आपका पर्टिकुलर एरियाज हैं ह्यूमन हैबिटेट है वहाँ पर आने के लिए। तो इससे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, ठीक है। और एम क्या है इसका कि सर्वाइवल ऑफ द tiger population and protect biodiversity by preserving the natural habitat. Not only the tiger but the natural habitat of the tiger should be preserved, ठीक है। फिर राइट एंड फोर कॉजेस ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, तो एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, हम एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपेंड करते जा रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट जो लैंड होता है वो डिग्रेड होता जा रहा है। माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें पन्ना एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ पर माना जाता है कि मतलब आपको डायमंड्स मिल जाएंगे। तो अगर वहाँ पे पन्ना जो फॉरेस्ट है अगर हम उसको बेसिकली हटा देंगे फॉर द माइनिंग, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा? वो भी फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का एग्जांपल होगा। ओवरग्रेजिंग, अभी इस बारे में एक्सप्लेन किया था। कंसंट्रेशन ऑफ द डैम एंड रोड, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स एंड रोड, तो रोड्स एंड डैम्स का कंस्ट्रक्शन भी आपके फॉरेस्ट को डिप्लेशन में हेल्पफुल होता है। अब ये है एक्सप्लेन वेरियस कैटेगरीज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इन इंडिया। तो अगर हम बात करें नॉर्मल स्पीशीज क्या होती है जो बहुत ज़्यादा है ना, जैसे कैटल हो गया, पाइन हो गया, ये आपको इंडिया में मतलब बहुत अच्छे, मंकीज इवन नॉर्मल जो आपके मंकीज होते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे इंडिया में। और नील गाय जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो भी आपको इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। अब अगर हम एंडेंजर स्पीशीज जो रिस्क की एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होने की एक्सटेंशन पे पहुंच चुके हैं, वल्नरेबल जो एंडेंजर होने पे है, ठीक है, रेयर स्पीशीज जो स्मॉल पॉपुलेशन है कम पाई जाती है, इसमें आपका वल्नरेबल स्पीशीज, एंडेंजर स्पीशीज, क्रिटिकली एंडेंजर स्पीशीज सब आ जाएंगी। अब एंडेमिक स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाएगी वो आपकी एंडेमिक स्पीशीज कहलाएंगी, ठीक है। और एक्सटेंट स्पीशीज हो जाता है जो पहले अवेलेबल थी, जैसे डोडो हो गया और अब वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, अभी से क्वेश्चन का एग्जाम्पल आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।